तो सबसे पहले अगर हम किसकी बात करें, सबसे पहले हम ऑन डिमांड की बात करें। मैंने आपको इससे रिलेटेड एक क्या दिया था, एक डॉक सेंड किया था, पढ़ा था, किस किसने पढ़ा था? ऑन डिमांड की बात करें तो बोलता है 0% क्या डिस्काउंट के ऊपर है। देयर इज नो कमिटमेंट फ्रॉम यू, यू पे द मोस्ट विद दिस ऑप्शन। अब इसका एग्जांपल कुछ ऐसे ले लो, ये आपका AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये आपका लैपटॉप है। आपने अपना अकाउंट यहाँ पे लॉगिन किया है, आपने अपना अकाउंट इस लैपटॉप के ऊपर लॉगिन किया है। ये आपका कोई भी रीज़न है, मान के चलिए आपका जो है वो मुंबई रीज़न ही है। आपने यहाँ से एक कमांड दिया कि सर मेरे को क्या करना है, एक इंस्टांस लॉन्च करना है। तो जब अभी आप कमांड दे रहे हो कि मेरे को इंस्टांस लॉन्च करना है, तो डिफ़ॉल्ट कौन सा इंस्टांस लॉन्च हो रहा है? ये ऑन डिमांड है। सर आप इसको अपने हिसाब से कभी भी क्रिएट कर लेते हो और कभी भी डिलीट कर लेते हो। आपने तो अमेज़न के साथ कोई कमिटमेंट नहीं किया सर मेरे को कितने टाइम के लिए यूज़ करना है, ताकि तुम मेरे को थोड़ा सा क्या दे दो, इसके ऊपर डिस्काउंट दे दो। आपका तो ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है। जब आपकी नीड होती है तब आप इसको क्रिएट कर लेते हो, जब आपकी नीड नहीं होती है तब इसको आप डिलीट कर लेते हो। बट बैकएंड में उसका तो कहीं ना कहीं उतने टाइम के लिए क्या हो जाता है, रिसोर्स बिजी हो जाता है ना। अब इस AWS अमेज़न के पास ये पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है सर आप इसको कितने टाइम तक रन करोगे। आपने अभी बनाया 10 मिनट में आपने टेस्टिंग की और उसके बाद इस इंस्टांस को आपने टर्मिनेट कर दिया। उस टाइम के बीच में किसी और ने जो है वो रिक्वेस्ट की होगी, तो उतना ही जो था वो तो आपका रिजर्व था, वो तो आप उसको यूटिलाइज कर रहे थे उतना रिसोर्स को, तो किसी और को भी कुछ टाइम के लिए नहीं दे पाया ना उस रिसोर्स को यूज़ करने के लिए। तो जब भी आप कोई इंस्टांस क्रिएट करते हो नॉर्मली अभी जाके, तो वो हमेशा याद रखना वो ऑन डिमांड ही होता है। उसमें आपने अमेज़न के साथ कोई कमिटमेंट नहीं किया होता है कि सर मेरे को कितना टाइम के लिए यूज़ करना है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको क्या करते हो, क्रिएट करते हो, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको क्या कर देते हो, टर्मिनेट कर देते हो। बट इस केस में क्या है, अगर आप कुछ ऐसा करते हो, ऑन डिमांड लेते हो उससे, अपने डिमांड के अकॉर्डिंग लेते हो उससे, तो बोलता है यू पे द मोस्ट विद दिस ऑप्शन। उसने जो एक फिक्स प्राइस रखा होगा किस चीज़ का, कि सर मेरा अगर आप T2 माइक्रो इंस्टांस यूज़ कर रहे हो ये वाला, तो इसके अंदर अगर मैंने 1 CPU लिया है तो 1 CPU की मंथली कॉस्ट कितनी है, मान के चलिए उसकी 100 रुपीज़ है मंथ की। 1 GB रैम की कॉस्ट कितनी है, सर बोलता है 150 है, 150 रुपीज़ है। 30 GB स्टोरेज की कॉस्ट क्या बोलता है, अगर 100 रुपीज़ है। ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कॉस्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम की जो लाइसेंसिंग की कॉस्ट आएगी 1 मंथ के लिए वो इतनी आएगी। अब आपने इसको कितना टाइम क्या किया, यूज़ किया, मान के चलिए आपने ये सर्वर लॉन्च करके 10 दिन यूज़ किया, तो यहाँ से 10 के 10 करके जो है जितना भी आपका क्या बनेगा डिवाइड कर लो। जो ये फिक्स है, उसने एक 1 मंथ की कॉस्ट 100 रुपीज़ आपके CPU की रखी हुई है, फिक्स है, इतनी ही आपको देनी पड़ेगी। अब आपको इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है आपके लिए। अगर उसने 150 रैम की लेके रखी है तो 150 ही आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन आपने 10 दिन के हिसाब से उसको यूज़ किया, 10 दिन आपने उसको यूज़ किया, तो फिर आपको उतने दिन का, यानी यहाँ से डिवाइड करके उतने दिन का आपको क्या होगा, पे करना पड़ेगा। दैट इज ऑन डिमांड। लेकिन मैं अगर रिजर्व इंस्टांसेस की बात करूं, तो सर आपको पता है कि मैं अपनी एक वेब एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहा हूं, और मेरी वेब एप्लीकेशन जो है वो आपका क्या करेगी, काफ़ी टाइम तक रन करेगी। उसको 2-4 साल तो एटलीस्ट टेस्टिंग के लिए, या 2-3 साल तो मैं उसको टेस्टिंग के लिए रखूंगा ही रखूंगा। मेरे को तो अपनी एप्लीकेशन ये टेस्टिंग पर्पज से क्या करनी है, डिप्लॉय करनी ही करनी है, मैं इसको यूज़ करूंगा ही करूंगा। तो उसके लिए एक सर्वर भी चाहिए। तो फिर हम क्या करते हैं सर, उस ऐसे कुछ कंसेप्ट के लिए जो अपने एक रिजर्व करा लेते हैं अभी इंस्टांस। उस केस में हम क्या करते हैं, एक इंस्टांस को रिजर्व कर लेते हैं, उतना हार्डवेयर रिजर्व कर लेते हैं। इसमें आपकी तरफ से कमिटमेंट होता है, ये जो आपका रिजर्व इंस्टांसेस होते हैं इसमें आपकी तरफ से क्या रहता है, कमिटमेंट रहता है कि सर मैं ये इंस्टांस इतने टाइम के लिए रन करूंगा। और वो जो है आपका वो 1 से 3 साल के कमिटमेंट के ऊपर आपको यूज़ करने के लिए देता है। आपका कितने टाइम के लिए देता है, देखो यहाँ पे लिखा भी है 40 to 60% डिस्काउंट के ऊपर दे देगा आपका। 1 or 3 years कमिटमेंट फ्रॉम यू, आपकी तरफ से 1 से 3 साल की यू सेव मनी फ्रॉम द कमिटमेंट। उसके हिसाब से आप क्या करते हो। अब देखो ना, बात तो वही आ गई, अगर आपका
अगर आप ऑन डिमांड ले रहे थे तब आपको कॉस्टली पड़ रहा था, बट उसमें कमिटमेंट ना तो आपकी तरफ से था कि मैं कितने टाइम के लिए रन करूंगा। यहाँ पे तो आपने पहले ही आपने क्या क्या कर दिया, बॉन्ड कर दिया, भाई मेरे को तो इतने टाइम के लिए चाहिए। अब इतना टाइम तुम यूज करो नहीं करो, आपने तो उसको पे कर दिया ना एक बार। ऐसा भी नहीं है कि बाद में पे करेंगे, भाई चल बाद में पे कर लेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। जब आप रिजर्व इंस्टांसेस परचेज करोगे तो आपको पहले पे करना पड़ेगा, उसके बाद उन इंस्टांसेस को आप यूज करो नहीं करो वो आपके ऊपर डिपेंड है। जो आपने पे करना था वो आप कर चुके हो, लेकिन इसमें आपको काफ़ी सारा डिस्काउंट मिल रहा है, 40 to 60% डिस्काउंट के ऊपर। और 1 से 3 साल की कमिटमेंट मिनिमम तो है ही है, भाई इतना तो आप इसको रन करोगे ही करोगे। तीसरी आते हैं सर स्पॉट इंस्टांसेस। अब स्पॉट इंस्टांसेस का मतलब समझना, स्पॉट इंस्टांसेस का मतलब समझना सर, आपके पास एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स आपके पास यहाँ पे ये है। ये जो बॉक्स यहाँ पे पड़ा हुआ है, इस बॉक्स के अंदर मान ये सर्वर जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, बॉक्स मतलब इन द सेंस सर्वर हो गया। तो ये जो आपका सर्वर है इसके अंदर आपने बोला सर मेरे पास तो 32 GB रैम है, क्या हो गया 62 GB रैम हो गई, 16 कोर सीपीयू हो गया, 16 कोर सीपीयू हो गया, और इसने बोला सर मेरे पास 10 TB स्टोरेज है। लेकिन ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला जो सर्वर है, ये कहता है सर मेरे पास तो 64 GB रैम है, 32 कोर सीपीयू भी है, और साथ में बोलता है ये कि मेरे पास तो सर आपका जो है वो 100 TB, मेरे पास तो 100 TB। अब ये दो सर्वर चल रहे हैं, और बाहर से यहाँ पे कोई कस्टमर है वो कहता है सर मेरे को एक इंस्टांस चाहिए, बट मेरे को जो इंस्टांस चाहिए, या फिर ऐसे समझिए यहाँ पे कोई आपके पास कस्टमर है वो कहता है सर मेरे को तो एक इंस्टांस चाहिए, और जो इंस्टांस मैंने क्रिएट करना है उसके अंदर मिनिमम मेरे को 2 GB रैम, 1 कोर सीपीयू और 1 TB स्टोरेज, बस इतना सा सफिशियंट है मेरे लिए। कोई यहाँ पे और भी यूज़र है, कोई यहाँ पे और भी है, वो कहता है सर मेरे को भी तो एक इंस्टांस चाहिए। ये कहता है मेरी रिक्वायरमेंट क्या है सर, मेरी रिक्वायरमेंट तो मिनिमम 4 GB रैम की है, मेरे को 4 कोर, मेरे को जो है आपका 2 कोर यू है। अब यहाँ पे कोई एक यूज़र है वो कहता है सर मेरे को तो मिनिमम मेरे को रैम चाहिए, 16 कोर सीपीयू चाहिए, मेरे को जो है वो 10 TB स्टोरेज चाहिए। 10 TB क्या चाहिए, स्टोरेज चाहिए। अच्छा अब मेरे को एक चीज़ बताना, सभी बड़े ध्यान से सोच के और अच्छे से सोचना, जब सर ये यूज़र अपनी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट दे रहा था और ये यूज़र भी अपनी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट दे रहा था, तब ये वर्चुअल मशीन और ये जो बीएम है, ये जो इंस्टांस है, ये इंस्टांस है बैकएंड में जो अमेज़न है, इन रिक्वेस्ट को इस बॉक्स के पास भेजेगा या इस बॉक्स के पास भेजेगा? ऊपर फर्स्ट वाले में 32 GB वाले रीजन फर्स्ट में भेजेगा। यहाँ पे भेजेगा? हाँ जी सर। यहाँ पे क्यों नहीं भेजेगा? तो क्योंकि सर वो पहले सर रीजन फर्स्ट में भेजेगा, बैकअप सर उसका रीजन 2 में होगा ना, रीजन 2 मैंने और बोला 3 ये में। एक ही रीजन में चल रहे हैं और एक ही एबिलिटी जोन में है, ये भी समझो। सर उसमें 10 TB रिजर्व के लिए रखे होंगे, हाँ जी, हायर साइड के जो सीपीयूज हैं वो रिजर्व के लिए रखे होंगे, रिजर्व रखे होंगे शायद, तब दैट्स व्हाई फर्स्ट में यूज हो रहा हूँ। तो रिजर्व मैंने यहाँ पे बोला सर मेरे को रिजर्व मैं यहीं पे क्रिएट कर लूँ, यहाँ से तो मैं रिजर्व दे सकता हूँ। अवेलेबिलिटी पे फिर डिपेंड करेगा सर, जहाँ भी स्पेस अवेलेबल हो, अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करेगा जहाँ स्पेस अवेलेबल हो। दोनों में अवेलेबल है, उस बॉक्स में भी है उस बॉक्स में भी है। ये डेटा सेंटर में सेम कॉन्फ़िगरेशन के सिस्टम नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट है। मैंने सिर्फ इतना बोला कि सर ये जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है, ये जब इंस्टांस लॉन्च होने के लिए जाएगी तो वो इस बॉक्स के पास जानी चाहिए, ये इस बॉक्स के पास जाएगी। अविनाश सर ये फर्स्ट वन पे जाएगी क्योंकि एज पर जो रिक्वायरमेंट है क्योंकि वहाँ पे फुलफिल हो जाएगी इनकी ना, इतना इनके पास जो इनको रिक्वायरमेंट है हार्डवेयर की वो सबसे ज्यादा कम है इनको, फर्स्ट जो दो जो यूजर है इनको, तो फर्स्ट वाले पे पास चली जानी चाहिए क्योंकि वहाँ पे जो हार्डवेयर वो उसी हिसाब से लगा हुआ है, वहाँ पे जो अमेज़न के बाद जो हार्डवेयर लगा हुआ हमारे जोन पे।
तो नीचे वाले के पास क्यों नहीं जाएगी? सर एज पर कोई यूजर आता है उसके बाद अगर ज्यादा हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होगी तो नीचे वाले उस पर चली जाएगी सर बस। यही सही आंसर है। अब ये जो यूजर है सर, इनकी डिमांड तो यहाँ से भी पूरी हो जा रही है। अगर यही डिमांड अगर ये यहाँ से पूरी करने लग पड़े, इस बॉक्स से पूरी करने लग पड़े, तो इसने क्या कर लिया, 2 GB रैम तो यहाँ से यूज कर ली, 4 GB रैम इसको दे दी, 1 कोर CPU इसको दे दिया, 2 कोर CPU इसको दे दिया। लेकिन इस यूजर की डिमांड देखना जरा कितनी है। इस यूजर की डिमांड देखना, बोलता है मेरे को तो 16 कोर CPU चाहिए। तो क्या 16 कोर CPU ये दे सकेगा? अच्छा ये चीज बताइए, हम कहाँ पे चल रहे थे? ये जो ये रिक्वायरमेंट है ये तो यहाँ से भी फुलफिल हो सकती है, ये रिक्वायरमेंट यहाँ से भी फुलफिल हो सकती है। अगर यही रिक्वायरमेंट इसने यहाँ से फुलफिल कर दी तो फिर ये वाली रिक्वायरमेंट क्या यहाँ से फुलफिल हो सकती है? हो सकती है सर, ऐसी हो सकती है। हाँ जी सर। हो सकती है। यस सर। की बात जैसे है सर, अगर ये कह रहा है कि मेरे को 16 कोर CPU चाहिए तो 16 कोर ये CPU दे देगा तो खुद क्या रन करेगा? बताइए मेरे को। इसके पास कितना CPU है? 16 कोर CPU, 32 GB रैम है। लेकिन इसने क्या किया, और यहाँ पे मैंने क्या बोला था, ठीक है, अगर इसने क्या किया, 16 कोर CPU ही दे दिया, प्रोसेसर नहीं बचा इसके पास, खुद रन कर पाएगा ये? सर ये एक सर्वर है, क्या सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम खुद क्या रन करेगा? कैसे स्टार्टअप होगा? और कितने यूजर की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है? अगर ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है तो कितने यूजर की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है ये? तो ये नहीं कर पाएगा। इसलिए कहता है कि जो भी आपके क्या होते हैं, ऐसे कुछ छोटी डिमांड के क्या होते हैं आपके पास, सर्वर रिक्वेस्ट होती हैं, उनको कहाँ से यहाँ से फुलफिल कर दो। लेकिन कोई बड़ी रिक्वेस्ट आ रही है उसको इसके पास भेज दो, यहाँ से तो पूरी हो सकती है ना। लेकिन इन केस एक ऐसा कंडीशन सोच के चलिए, मान के चलिए सर 2 या 3 महीने कोई ऐसी डिमांड ही नहीं आती, फिर तो क्या ये जो इसका बॉक्स है ये क्या खाली चलता रहेगा? इसकी देखो जरा कॉस्ट कितनी बैठ रही है, मेंटेनेंस की कॉस्ट बैठ रही है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बैठ रही है, हार्डवेयर सर्वर यूज किया है, अपडेट भी हो रहा है, पैच भी लग रहे हैं। तो क्या हम इसको ब्लैंक ही रन करते रहेंगे क्या? बताइए, क्या इसको हम खाली रन करते रहेंगे? तो फिर उस कंडीशन में हमारे पास क्या आ जाता है, एक ऑप्शन बच जाता है कि सर ये जो आपका हार्डवेयर रिसोर्स है ना, इसको अगर मेरे को यूटिलाइज करना है प्रॉपर तरीके से, तो एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, इस पूरे रिसोर्स को हम बिडिंग पे देना शुरू कर देते हैं। किस पे देना शुरू कर देते हैं? बिडिंग के ऊपर। अब बिडिंग क्या होती है सर? बोली लगाना बेसिकली, है ना। ऑप्शनिंग समथिंग। और उस केस में देखना इसने क्या लिखा है, ये जो बिडिंग है ये कितने के ऊपर चली जाएगी? बोलता है 60 to 90% डिस्काउंट के ऊपर चली जाएगी। क्या हो गया ये आपके लिए? तो एक तरह से इनएक्सपेंसिव हो गया ना। बट यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना, बोलता है देयर इज नो कमिटमेंट फ्रॉम द AWS साइड। अमेजोन की तरफ से कोई भी कमिटमेंट नहीं है। रिजर्व में तो कमिटमेंट था उसकी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी कि मैंने ये हार्डवेयर जो है कितने टाइम के लिए यूज कर लिया सर? 1 से 3 साल के लिए मैंने आपका क्या कर लिया, रिजर्व कर लिया। उससे पहले अगर आप उसको डिलीट कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका डिलीट नहीं कर सकता उस इंसान को। लेकिन यहाँ पे ये जो आपने बिडिंग के ऊपर लिया, ये 60 to 90% जो आपने इसको बिडिंग के ऊपर लिया, तो यहाँ पे बोलता है सर मैं इतने बड़े भारी डिस्काउंट के ऊपर तो तभी दे रहा हूँ ना, मैं आपसे कोई कमिटमेंट नहीं करता। कौन? अमेजोन कह रहा है ऐसा। मैं अपनी तरफ से आपके लिए कोई कमिटमेंट नहीं करता। किस तरह का कमिटमेंट नहीं करता? कि मैं ये इंस्टांस कितने टाइम तक अपने अंदर रन करूंगा, अपने पास रन करूंगा। सर वो प्राइस पे नहीं होगा कि जो प्राइस आपने बिड किया उसी पे मिलेगा आपको? नहीं, जब परचेज कर लिया उसके बाद वो उसी पे मिलेगा। बट डिस्काउंट देखो कितना है सर। अगर एक बार परचेज हो गया फिर तो AWS अमेजोन का ही होना चाहिए ना वो कमिटमेंट? नहीं करेगा ना। वो तो कहता है कि मेरे को, उसने पहले साफ इंस्ट्रक्शन दे के रखी होती है सर कि आपसे ज्यादा बिडिंग में मेरे को कोई और पे कर रहा है, मैं आपका जो है वो इंस्टांस टर्मिनेट करके किसी दूसरे को क्या कर दूंगा, उस स्पेस को यूज करने को दे दूंगा। और जब मैं आपके इंस्टांस को टर्मिनेट करूंगा ना, तो सिर्फ मैं 2 मिनट का टाइम दूंगा कि भाई चलो आपने बैकअप लेना है तो बैकअप लेके रख लो ओनली। चाहे आपका माइक्रोसॉफ्ट अज्योर है, चाहे आपका GCP है, चाहे आपका AWS है, अमेजन है, जो बिडिंग के ऊपर इंस्टांसेस चलते हैं, कहते हैं हम सिर्फ आपको 2 मिनट का टाइम देंगे और 2 मिनट के बाद हम आपके इंस्टांस को क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। तो सर एक चीज मैं यहाँ पे और भी बोल रहा हूँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कि मान के चलिए
यहाँ से आपने कोई स्पॉट इंस्टांस ले लिया ये, और आपने अपनी कोई डेडिकेटेड एप्लीकेशन यहाँ पे रन कर दी, नंबर ऑफ यूजर इसको एक्सेस कर रहे हैं, बिडिंग पे थी, नंबर ऑफ यूजर एक्सेस कर रहे थे, लेकिन आपसे ज़्यादा किसी और ने पे कर दिया, आपका इंस्टांस क्या कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। सर नंबर ऑफ आपकी एप्लीकेशन जो नंबर ऑफ यूजर के लिए चल रही थी वो तो खत्म हो गई, आपका डेटा तो लॉस हो गया सारा, आपकी एप्लीकेशन बंद होगी, उस एप्लीकेशन को कोई बंदा एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है। तो कहते हैं, या ये समझो कि जो आपके स्पॉट इंस्टांसेस हैं उनको हम कभी भी अपनी डेडिकेटेड एप्लीकेशन रन करने के लिए लॉन्च नहीं करते हैं, यूज़ नहीं करते हैं। ये पहले ही क्लाउड के जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या फिर जो आपका AWS का या फिर जिसका भी आप क्या कर रहे हो, डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहे हो, सॉरी क्लाउड यूज़ कर रहे हो, उसने अपने इंस्ट्रक्शन में साफ लिखा होता है कि सर आप जो स्पॉट इंस्टांसेस हैं उनका जो यूज़ है वो अपनी डेडिकेटेड एप्लीकेशन को होस्ट करने के लिए आप यूज़ नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि सर आपने अपनी एप्लीकेशन तो रन कर दी स्पॉट इंस्टांस के ऊपर, उधर से उसको कोई नया क्या मिल गया, ज़्यादा बिडिंग का कंसेप्ट मिल गया, तो वो तो आपके इंस्टांस को टर्मिनेट कर देगा, आपकी एप्लीकेशन बैठ जाएगी। उस एप्लीकेशन से आपको 100 यूजर एक्सेस कर रहा था तो कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो फिर सर स्पॉट इंस्टांसेस हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, स्पॉट इंस्टांसेस हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? तो सर स्पॉट इंस्टांसेस जो है वो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, वो हम ऑटो स्केलिंग के कंसेप्ट में यूज़ करते हैं। स्पॉट इंस्टांसेस का जो कंसेप्ट है वो हम ऑटो स्केलिंग के कंसेप्ट में यूज़ करते हैं। अब सर ऑटो स्केलिंग क्या होती है? ऑटो अपने आप, स्केल ग्रो करना, अपने आप क्या करना, अपने आप को अप करना या अपनी सर्विसेज को अप करना, अपने आप अपनी सर्विसेज को डाउन करना। अब फॉर एग्जांपल ऐसे मान के चलिए सर ये एक सर्वर था आपका, ये आपने एक ऑन डिमांड सर्वर बनाया या एक रिजर्व इंस्टांस बनाया, इस रिजर्व इंस्टांस के ऊपर आपने अपनी वेब एप्लीकेशन को रन कर दिया। इस सर्वर की कैपेसिटी कितने यूजर की है? 100 यूजर की कैपेसिटी है। लेकिन कोई फेस्टिवल सीजन आता है उसमें आपका यूजर जो है वो 100 से 150 या 200 बढ़ जाता है, तो ये आपका इंस्टांस क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। अगर कैपेसिटी 100 यूजर की 200 यूजर हिट कर गया तो आपकी तो एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। तो सर हम क्या करते हैं उस कंडीशन में, इस एप्लीकेशन के ऊपर या इस सर्वर के ऊपर ऑटो स्केलिंग का फीचर एनेबल कर देते हैं कि सर जैसे जैसे फेस्टिवल सीजन में मेरी एप्लीकेशन के ऊपर क्या हो, वर्डन पड़े। वर्डन किस तरह से पड़े? मैंने बोला जैसे ही मेरी इस सर्वर के ऊपर कैपेसिटी कितनी है, 70 यूजर 100 यूजर की है, मैंने बोला सर जैसे ही इसके ऊपर 60% लोड बढ़े, ऑटोमेटिकली इसी कॉन्फ़िगरेशन का एक और सर्वर अपने आप लॉन्च हो जाए। जैसे ही मैंने बोला सर इसके ऊपर 80% लोड बढ़े, ऑटोमेटिकली 2 सर्वर क्या हो जाने चाहिए, लॉन्च हो जाने चाहिए, ताकि किसी पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर बर्डन ना पड़े। अब देखो 80% क्या हो जाएगा, इन तीनों के अंदर डिवाइड हो जाएगा, और किसी पर्टिकुलर के ऊपर क्या नहीं पड़ेगा, आपका वर्डन नहीं पड़ेगा और कोई भी आपका डाउन स्टेट में नहीं जाएगा। लेकिन मैंने बोला जैसे ही क्या जा रही है, सीपीयू रेशियो 60% से डाउन जा रही है, यानी 50% पे आ जा रही है, ऑटोमेटिकली ये जो सर्वर है इनको क्या कर देना, यहाँ से रिमूव कर देना। इसको कहते हैं स्केल आउट, स्केल इन या स्केल आउट का कंसेप्ट। स्केल इन में क्या होगा, कम हो जाएंगे, स्केल आउट में क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपके 2 सर्वर लॉन्च हो जाएंगे। आपने यहाँ पे बता के रखा होगा ऑटो स्केलिंग में कि जैसे ही सर मेरी एप्लीकेशन के ऊपर लोड बढ़ना शुरू हो, तुम क्या करना, यहाँ पे 2 सर्वर और क्रिएट कर देना। लेकिन जैसे ही आपका सर लोड क्या हो 60% से नीचे आ जाए, तुम इन 2 सर्वर्स को क्या कर देना, यहाँ से हटा देना। तो ये जो सर्वर आपने यूज किए थे ये डेडिकेटेड नहीं थे, ये स्पॉट इंस्टांसेस के थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी एप्लीकेशन तो यहाँ पे चल रही है इन डेडिकेटेड के ऊपर, ऑन डिमांड के ऊपर, जो डेडिकेटेड आपके लिए है, फिक्स है। ये तो आपने सिर्फ अपने कुछ टाइम के लिए अपने लोड को डिवाइड करने के लिए यूज किए थे। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं सर, स्पॉट इंस्टांसेस का यूज करते हैं, जब हमारे को कुछ टाइम के लिए ऑटो स्केलिंग के अंदर कि भाई मेरे सर्वर के ऊपर क्या हो रहा है, एक सर्वर के ऊपर वर्डन बढ़ रहा है, बट ये फिक्स नहीं है कि इतना ही बढ़ता रहेगा, ये तो कुछ टाइम के लिए, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, जैसे ही फेस्टिवल सीजन किया ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लोड कम हो जाएगा। तो मैंने उस टाइम 2 सर्वर ऑटोमेटिकली क्या कर लिए, ऑन स्पॉट ले लिए बिडिंग के ऊपर। तो जैसे ही अगर लोड बढ़े, ठीक है, 2 सर्वर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाए, जैसे ही आपका लोड कम हो, इतना % से आए, तो ऑटोमेटिकली ये सर्वर क्या हो जाए, आपके रिड्यूस हो जाए। तो यहाँ पे हम ऑन स्पॉट इंस्टांसेस का यूज करते हैं सर। अब यहाँ पे इन तीनों केसेस में कुछ पूछना है तो बताइए।
क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका ये डिग्रेड अप होगा या डाउन होगा। क्यों? क्योंकि सर आपकी जो डेडिकेटेड एप्लीकेशन है वो तो यहाँ पे चल रही है, ये तो सिर्फ उसके क्या है आपके ऐसा कुछ टाइम के लिए बैकअप यूज हो रहे हैं और लोड को डिवाइड करने का काम कर रहे हैं, आपकी रिक्वेस्ट को डिवाइड करने का काम कर रहे हैं जस्ट ऑनली। अब यहाँ पे इस केस में कुछ पूछना है तो बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। सर जो हमने ऑन स्पॉट वो 2 सर्वर इंस्टेंस लिए उसमें डाटा स्टोर होगा फिर? नहीं, जो एप्लीकेशन का रेप्लिकेशन होगी, सिर्फ रेप्लिकेशन हो रही है, एप्लीकेशन रन होगी बस। अब ऑनलाइन रेप्लिकेशन हो रही है इनके बीच में। एग्जैक्ट जो आपका डेटा स्टोरेज है और जो डेटा आपका जाएगा वो तो आपका ये है, वो ये डेडिकेटेड आपका इंस्टेंस है, ठीक है। वो तो सिर्फ हमने लोड को डिवाइड करने के पर्पज से, जैसे भी फेस्टिवल सीजन में लोड बढ़े तो ऑटोमेटिकली 2 सर्वर आप हो, और जैसे ही लोड क्या हो कम हो ऑटोमेटिकली 2 सर्वर क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। तो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा ना, वो अपना इंस्टेंस क्या कर लेगा, टर्मिनेट भी कर लेगा। मेरा तो डेडिकेटेड एप्लीकेशन दूसरी तरफ चल ही रहा है। फिर उसके लिए बिड लगी होगी ना ऑटो स्केलिंग के लिए फिर? हाँ, आपको यहाँ पे बिडिंग के ऊपर लेना पड़ेगा जाके ना। फिर यहाँ पे जब जाओगे आप, जब परचेजिंग ऑप्शन में जाओगे तो रिक्वेस्ट करोगे ना। आप जब रिक्वेस्ट करोगे तो फिर यहाँ पे देखो कौन से रीजन में कितनी बिडिंग के ऊपर चल रहा है, करंट प्राइस क्या है बता रहा है ना, ठीक है ठीक है। मैक्सिमम प्राइस क्या है, परसिस्टेंट क्या है, रिक्वेस्ट क्या है, क्या क्या करना है आपको, है ना। अब जब तुम यहाँ पे जाओगे और बोलोगे यार मेरे को क्या करना है, मेरे को परचेज करना है, मैक्सिमम प्राइस अपना यहाँ पे डाल दो, ठीक है। और फिर क्या बोलेगा आपका, ये बिडिंग दे रखी है इसने, अपना चूज कर लो कौन से इसमें लेनी है अपने। अच्छा, तीसरा आता है नेटवर्क का। पहला नंबर ऑफ इंस्टेंसेस भी हो गया, दूसरा परचेजिंग ऑप्शन भी हो गया, तीसरा नेटवर्क। अब ये बीएम कहाँ पे बन रहा है सर? ये जो आप बीएम बना रहे हो ये कहाँ पे बन रहा है? ये इस इंस्टेंस के ऊपर जाके बन रहा है ना। लेकिन आप उसको एक्सेस कहाँ पे करोगे? अपने लैपटॉप यहाँ से एक्सेस करोगे ना उसको। और बीच में क्या है, आईएसपी है, इंटरनेट की हेल्प से ये क्या हो रहे हैं, एक्सेस हो रहे हैं। फिर तो सर कम्युनिकेशन के लिए पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस भी चाहिए। तो कम्युनिकेशन के लिए, कनेक्टिविटी के लिए जो आपको आईपी एड्रेसेस मिलेंगे आपकी मशीन्स को, जिसकी हेल्प से आप इस मशीन को रिमोटली एक्सेस करोगे, तो उसके लिए आता है आपका सर बीपीसी नेटवर्क। या फिर नेटवर्क के अंदर क्या ऑप्शन आता है, बीपीसी, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड कहते हैं इसको। एक डिफॉल्ट वर्चुअल नेटवर्क आपके लिए बना होता है, आपके अकाउंट के साथ होता है, आपके रीजन में होता है। किसकी बात कर रहा है? नेटवर्क की बात कर रहा है। नेटवर्क के अंदर क्या है आपका बीपीसी, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ये जो बीपीसी नाम का कंसेप्ट है, इसी बीपीसी के अंदर से आपको क्या मिलेंगे, आईपी एड्रेस यूज करने को मिलेंगे। तो इसने यानी अमेज़न ने आपको एक डिफॉल्ट बीपीसी यहाँ पे यूज करने को दिया होता है। अमेज़न ने क्या किया होता है कि डिफॉल्ट बीपीसी यहाँ पे आपको यूज करने को दिया होता है, और उस डिफॉल्ट बीपीसी के अंदर से ही क्या होता है, आपको पब्लिक आईपी भी मिलता है और प्राइवेट आईपी भी मिलता है। अब ये बीपीसी कैसे वर्क करता है, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जिनकी हेल्प से आपको आईपी एड्रेस मिलते हैं, पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट, ये सब चीजें इस बीपीसी के अंदर ही। तो हम इसके लिए बीपीसी का टॉपिक पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप अभी तक के लिए सिर्फ इतना अपने माइंड में रखो कि सर मेरे को जब भी कोई क्या करे मिलेगा, पब्लिक आईपी या प्राइवेट आईपी एड्रेस मिलेगा, वो कहाँ से मिलेगा, बीपीसी यानी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। और अगर मेरे पास अपना कोई बीपीसी नहीं है तो अमेज़न ने मेरे रीजन के पास क्या करके रखा हुआ है, एक बीपीसी डिफॉल्ट बना के रखा हुआ है, और उसी बीपीसी यानी उसी नेटवर्क में से मेरे को क्या हो रहा है, आईपी एड्रेस जो है पब्लिक भी मिल रहा है और प्राइवेट भी मिल रहा है, जिसकी हेल्प से मैं अपने इंस्टेंस के साथ क्या कर रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ। और ये आपका अकाउंट के साथ क्या होता है, लिंक्ड होता है आपका। सॉरी, अकाउंट नहीं, मैं रीजन की बात कर रहा हूँ, ये रीजन के साथ आपका लिंक्ड होता है। अब बोलता है एक बीपीसी यानी एक नेटवर्क, उस नेटवर्क के अंदर आपके क्या हो सकते हैं, सबनेट हो सकते हैं। देखना जरा, डिफॉल्ट सबनेट इन एनी एबिलिटी जोन। एक कितने जोन होते हैं सर? मिनिमम 3 जोन होते हैं। तो 3 क्या बने हैं, हर एक जोन के लिए एक अलग अलग सबनेट बना होगा। ए के लिए अलग बना है, बी के लिए अलग बना है, सी के लिए अलग बना है। पूछ रहा है आपने कौन से जोन का सबनेट यूज करना है, ठीक है। और इस जोन के अंदर कितने नंबर ऑफ आईपी एड्रेस अवेलेबल है, इतने नंबर ऑफ आईपी एड्रेस अवेलेबल है इस जोन में, यानी इतने ये आईपी असाइन कर सकता है इस जोन में से। ये तो प्राइवेट आईपी एड्रेस की बात कर रहा है, क्या तुम्हारे को पब्लिक आईपी एड्रेस भी चाहिए?
यहाँ से अगर नहीं चाहिए तो इसको डिसेबल कर दो, और अगर चाहिए तो उसको अनेबल कर दो। बट अभी हमारे को अनेबल ही रखना है। क्यों? क्योंकि सर हम प्राइवेट आईपी की हेल्प से तो अपने इंस्टांस को अपने पास एक्सेस नहीं कर सकते ना, हम तो विद द हेल्प ऑफ पब्लिक आईपी अपने इंस्टांस को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। तो फिर आपको क्या करना है, पब्लिक आईपी को अनेबल करके ही रखना है। सर होस्ट नेम का टाइप, होस्ट नेम को डिफाइन करना है। आईपी नेम, रिसोर्स नेम, मैंने बोला चलने दो, जो डिफॉल्ट है वही चलने देते हैं। डीएनएस, डोमेन नेम भी कोई मिलेगा, यस कोई डोमेन नेम भी मिलेगा। अनेबल रिसोर्स बेस्ड आईपी फॉर रिकॉर्ड, डीएनएस रिकॉर्ड, एक डीएनएस एक डोमेन नेम भी आपके इस बीएम को, एक पब्लिक आईपी भी मिलेगा, एक आपका डोमेन नेम भी मिलेगा। आप विद द हेल्प ऑफ आईपी भी एक्सेस कर सकते हो और विद द हेल्प ऑफ डोमेन नेम भी इसको एक्सेस कर सकते हो। कोई प्लेसमेंट ग्रुप बनाना है आपने, मैंने कोई प्लेसमेंट ग्रुप नहीं बनाना। प्लेसमेंट ग्रुप इन द सेंस कि मैंने बोला सर ये जो मेरा अकाउंट है ये सीबिट्स के लिए है, मान के चलिए। अब सीबिट्स के अंदर कितने डिपार्टमेंट है, कौन से ग्रुप के लिए मैंने बनाना है, कौन से ग्रुप में मैंने इसको प्लेस करना है, एचआर ग्रुप में, मार्केटिंग ग्रुप में, सेल्स में। अब ये जो आपके क्या होते हैं ग्रुप होते हैं, जो प्लेसमेंट ग्रुप होते हैं, उनके थ्रू हमारे को क्या करने को मिल जाता है, एक कैटेगराइजेशन कि आपने 10 सर्वर लगाए हैं अपने इंस्टांस के अंदर, तो आपने 10 सर्वर को किस किस के लिए, कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए आपने डिवाइड करके रखा है। तो आपने बताया सर मैंने 3 सर्वर एचआर के लिए डिवाइड किए हैं, 3 सर्वर मार्केटिंग के लिए डिवाइड किए हैं, और 4 सर्वर जो है मेरे आईटी के हैं। तो एक तरह से कैटेगराइजेशन हो गई आपकी। और ये बिलिंग सेक्शन के ऊपर भी क्या करता है, आपका बहुत इफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि मेरे को यहीं से पता चल जाएगा सर कौन से डिपार्टमेंट का, कौन से प्लेसमेंट का जो सर्वर है ना, वो कितना रिसोर्स यूटिलाइज कर रहा है और उसका बिलिंग सेक्शन कितना, बिलिंग कितना बन रहा है। कैपेसिटी रिजर्वेशन, इसको एज इट इज छोड़ दो। डोमेन ज्वाइन डायरेक्टली, आपके पास कोई डोमेन है लाइक cisco.com, abc.com, microsoft.com, google.com, कोई किसी डोमेन का पार्ट हो आप, अगर हो तो यहाँ से आप ज्वाइन भी करा सकते हो, अगर नहीं हो तो उसको एज इट इज छोड़ दो। IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, कोई रोल है नहीं है, अभी हमारे पास कुछ नहीं है। शटडाउन बिहेवियर, जैसे ही आप शटडाउन की कमांड दो ऑटोमेटिकली क्या हो जाने की, स्टॉप हाइबरनेट बिहेवियर, इसको अनेबल करना है। टर्मिनेशन प्रोटेक्शन, इसको अनेबल करना है। स्टॉप प्रोटेक्शन, इसको भी अनेबल करना है। मॉनिटरिंग करनी है आपने। टेनेंसी क्या रखनी है आपने, शेयर्ड रखनी है या डेडिकेटेड रखनी है। टेनेंसी 2 ही तरह की आती है, एक शेयर्ड एक डेडिकेटेड। अगर आप शेयर्ड टेनेंसी यूज करोगे तो बैकएंड में जो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी को आप यूज कर रहे हो, लेकिन आप क्या करते हो, डेडिकेटेड रखते हो, तो बैकएंड में जो आपका रिसोर्स है वो आपके लिए फिक्स हो जाता है, लेकिन उसका आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ता है उस कंडीशन में। इलास्टिक इंटरफेस की इंटरफेरेंस की बात करते हैं, यहाँ पे हमने कुछ नहीं ले रखा। क्रेडिट स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, यहाँ पे भी कुछ नहीं छेड़ना है हमने। नेटवर्क इंटरफेस आपका NIC जो लैन कार्ड है आपका, जो इसके लिए यूज हो रहा है, उसके ऊपर प्राइमरी IP ऑटोमेटिक है, हमने इसको नहीं टच करना है, एज इट इज चलने देना है। यहाँ पे एनक्लेव को भी नहीं छेड़ना है। मेटा डेटा एक्सेसिबल, इसको एनेबल्ड ही रहने देना है। उसका वर्जन क्या है, रिस्पॉन्स स्कोप लिमिट, अलाउ टैग्स मेटा डेटा, यूजर डेटा। अब यहाँ पे लास्ट में आ जाते हैं। आपने मान के चलिए आप डेवलपर हो, आपने कोई स्क्रिप्ट बना के रखी है पाइथन में, जावा में, एंसिबल में, किसी में भी आपने स्क्रिप्ट बना के रखी है, और स्क्रिप्ट के अंदर नंबर ऑफ टास्क आपने ऐड ऑन किए। आप चाहते हो सर जैसे ही सर मेरा ये इंस्टांस लॉन्च हो, आप क्या चाहते हो, जैसे ही सर ये मेरा इंस्टांस लॉन्च हो, ऑटोमेटिकली जैसे ही मेरा इंस्टांस लॉन्च हो, ऑटोमेटिकली ये स्क्रिप्ट भी क्या कर जाए, एग्जीक्यूट कर जाए, और इस स्क्रिप्ट के अंदर मैंने जितने भी नंबर ऑफ टास्क रखे हुए हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, रन हो जाए। यानी उस टास्क के अंदर जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑटोमेटिकली क्या कर जाएगी, रन कर जाएगी, मतलब वो कॉन्फ़िगरेशन अपने आप हो जाएगी। तो आइदर आप यहाँ पे अपनी कोई स्क्रिप्ट लिख भी सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बोला सर कि मैं ये स्क्रिप्ट कहाँ से कुछ ऐसे रन करूँगा, कैसे एज अ टेक्स्ट आप अपने यहाँ पे लिख भी सकते हो। कोई फाइल है तो उसको यहाँ से आप अपलोड भी कर सकते हो, चूज अ फाइल कर लो। लेकिन यहाँ पे अगर आपको एज अ टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ पे मैंने बोला सर क्या होना चाहिए, मैंने बोला एक स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखते हैं /bin के अंदर बैश, क्योंकि मैं कौन सी मशीन यूज कर रहा हूँ, लिनक्स की, और लिनक्स डिफॉल्ट कौन सी शेल यूज करता है, बैश। और मैंने यहाँ पे कमांड दिया कि जैसे ही मेरा सिस्टम क्या करे, जैसे ही मेरा सिस्टम रन करे, लॉन्च हो, ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए, एक
यूएसआर के अंदर विन के अंदर से एक mkdir एक कमांड रन होनी चाहिए जो क्या करे, जो मेरे सिस्टम के अंदर /tmp के अंदर एक संजीव नाम की डायरेक्टरी बना के आए, यानी एक संजीव नाम का फोल्डर बना के आए। फिर दूसरी कमांड यहीं से एग्जीक्यूट होनी चाहिए, कहाँ से, यूएसआर के अंदर से, विन के अंदर से कौन सी, to टच कमांड रन होनी चाहिए जो क्या करके आए, /tmp के अंदर जो आपका संजीव नाम का डायरेक्टरी है उसके अंदर टेस्ट नाम से 1.6 फाइल बना के आ जाए, 6 फाइल बना के आ जाए। फिर मैंने यहीं पे एक कमांड भी और एग्जीक्यूट किया, इको कमांड प्रिंट कराने के लिए यूज होती है। मैंने बोला इको हेलो वर्ल्ड, इसके अंदर आपका कहाँ पे एग्जीक्यूट, कहाँ पे ये प्रिंट होना चाहिए, टेम्प के अंदर, टीएमपी के अंदर जो आपकी संजीव नाम की डायरेक्टरी है उसके अंदर जो आपकी test1 नाम की फाइल बनेगी। क्योंकि मैंने कितनी फाइल की कमांड दी है, 1 to 6, 6 फाइल की कमांड दी है। पहली फाइल बनेगी उसके अंदर ऑटोमेटिकली प्रिंट आउट। अब ये जैसे ही मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ से नेक्स्ट करके रन करके इसको मैं लॉन्च कर दूंगा, ऑटोमेटिकली स्क्रिप्ट भी क्या हो जाएगी, रन हो जाएगी और ऑटोमेटिकली ये सारा काम वहां पे आपको हुआ मिलेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी एक स्क्रिप्ट ऐसा फाइल पड़ी है तो यहाँ से उसको आप क्या कर सकते हो, अपलोड भी करवा सकते हो। इनपुट इज ऑलरेडी बेस्ड ऑन 64-bit इनपुटेड, ठीक है जी। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, अपनी स्क्रिप्ट भी रन कर सकते हो। अब यहाँ तक क्या चीज समझ नहीं आई सर, प्लीज बताइए।